नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। आज हम देखेंगे केंद्र राज्य संबंध। ये पॉलिटिका देखा जाए तो हम सबसे लास्ट में ही पढ़ते हैं। मुझे तो ये सबसे कठिन ही लगता था, तो इसलिए मैं भी इसको लास्ट में लेके आया हूँ। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध, इसके अंदर हम तीन प्रकार के संबंधों की बात करेंगे: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। किसी भी संघात्मक या परिसंघात्मक देश में, संघात्मक यानी जो राज्यों से मिलकर एक देश का निर्माण होता है, उनमें मुख्य रूप से उनकी शक्तियों का बंटवारा, उनके विषयों का बंटवारा सूचियां बनाकर करते हैं। हमारे देश में भी यही रीति अपनाई गई है कि 7वीं अनुसूची के अंदर 3 सूचियां दी गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसमें विषयों का बंटवारा किया गया है ताकि संघ और जो राज्य है उनमें किसी भी प्रकार का टकराव ना हो, विरोधाभास ना हो किसी मुद्दे पर, तो उनको संविधान में ही लिख दिया गया है। बात रही अवशिष्ट शक्तियों की। अवशिष्ट शक्ति क्या होती है? जो विषय किसी भी सूची में हाल फिलहाल नहीं लिखा गया है, लेकिन बाद में वो विषय उजागर होता है किन्हीं कारणों से, तो उन विषयों पर कानून कौन बनाएगा? अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां पर क्या है, अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों के पास है। लेकिन भारत और कनाडा में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रखी गई है, मतलब उन पर केंद्र को कानून बनाने का, प्रशासन करने का, कर लगाने का नियंत्रण है। तो इस प्रकार से हम आज देखेंगे विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध है, ये हमारे संविधान में भाग 11 और भाग 12 में दिए गए हैं। भाग 11 में है विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। भाग 12 में क्या है? वित्तीय संबंधों से संबंधित प्रावधान। विधायी संबंध है वो अनुच्छेद 245 से 255 में दिए गए हैं। प्रशासनिक संबंध 256 से 263 में दिए गए हैं। और वित्तीय संबंध है 268 से लेकर 293 के बीच में दिए गए हैं। तो इनको हम अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं विधायी संबंध। विधायी संबंध यानी लेजिस्लेटिव रिलेशन। विधायी संबंधों का मतलब है कि केंद्र और राज्य की कानून बनाने की शक्ति है, उसकी सीमा क्या होगी, कहाँ तक राज्य है वो कानून बना सकता है, उसका प्रभाव कहाँ तक होगा, कहाँ तक केंद्र है वो कानून बना सकता है, उसका प्रभाव होगा, और किन प्रकार से इनमें बीच में संबंध होंगे, टकराव की स्थिति में किस प्रकार से निपटारा किया जाएगा। तो विधायी संबंध दिए गए हैं 245 से लेकर 255 में अनुच्छेदों में। सबसे पहले है 245(1), जो ये कहता है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो क्या कहता है, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद कहाँ तक कानून बना सकती है? संसद पूरे भारत के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए। और राज्य विधानमंडल है वो संबंधित पूरे राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि का निर्माण कर सकता है। ये दिया गया है अनुच्छेद 245(1) में। संविधान के उपबंधों के अधीन रहना जरूरी है। संसद है वो भारत के संपूर्ण क्षेत्र के लिए और या उसके किसी भाग के लिए। राज्य है वो संपूर्ण राज्य के लिए या उसके किसी एक भाग के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। लेकिन इनका ये अधिकार क्या है? असीमित नहीं है। ऐसे नहीं है कि संसद, अब इससे हम समझें कि ये भारत हो गया, तो संसद तो पूरे भारत के लिए कानून बनाएगी, और ये इसके अंदर कोई राज्य है तो राज्य विधानमंडल है वो एक राज्य का कानून बनाएगा। तो अब चूंकि राज्य भारत के अंदर आ रहा है, तो संसद को ये अधिकार नहीं है कि वो भारत के अंदर आने वाले राज्यों पर भी संपूर्ण रूप से कानून बनाए, कोई भी कानून बना दे।
ऐसा नहीं है। संसद है वो केवल संघ सूची के विषयों पर ही कानून बनाएगी। राज्य विधानमंडल है वो केवल राज्य सूची के विषयों पर ही कानून बनाएगा। और तीसरी कौन सी बचती है? समवर्ती सूची, जहां पर दोनों कानून बना सकते हैं और विरोधाभास की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। लेकिन इसमें भी है कि अगर राज्य विधानमंडल ने कोई कानून समवर्ती सूची पर बनाया है और उस पर उसको राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है, तो वो कानून संसद के कानून से होने पर भी उस विषय पर मान्य होगा, जब तक संसद उसके विरोध में कोई कानून नहीं बना दे। ठीक है, तो इससे कौन सी बातें निकलती है कि ये जो कानून बनाने की शक्ति है, मेरे हो गए थे यार छाले, जिससे 2 दिन में वीडियो नहीं बना पाया, बोल ही नहीं पाया। आज थोड़े थोड़े ठीक हुए हैं, तो मैं ये वीडियो बनाने की थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये शक्ति है वो असीमित नहीं है, सीमित है, क्योंकि दोनों को संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए ही विधि बनानी है। केंद्र है यानी संसद संघ सूची में बनाएगी। राज्य विधानमंडल है वो राज्य सूची में बनाएगा। समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं। कोई ऐसी विधि नहीं बना सकते जिससे मूल अधिकारों का हनन होता हो। मूल अधिकारों के हनन से संबंधित कोई विधि बनाएंगे। कोई ऐसी विधि नहीं बना सकती जो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हो। मूल ढांचे के विरुद्ध कोई विधि नहीं बनाएंगे। अगर राज्य ने, अगर कोई स्टेट है, उसने राष्ट्रपति की सहमति से कोई विधि बनाई है समवर्ती सूची के विषयों पर, तो वो मान्य होगी जब तक संसद उसमें विरोध की या उससे एकदम उल्टी विधि पारित ना कर दे। इसके अलावा राज्यपालों को अधिकार है कि वो राज्य के कुछ क्षेत्रों के लिए, कुछ अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के लिए संसद की किसी विधि को लागू ना करे या उसमें कुछ संशोधन करके उसको लागू करे। असम के राज्यपाल को यह अधिकार है, और मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इसके संबंध में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो उनके कुछ स्वायत्त जिले हैं जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उनमें संसद द्वारा बनाई गई विधि को ज्यों का त्यों लागू ना करके उसमें संशोधन करके या उनको उस विधि से परे रख सकते हैं। तो ये है इनका राज्य क्षेत्राविस्तार, यानी किस क्षेत्र तक दोनों की, संसद और राज्य विधानमंडल की विधि है वो मान्य होगी। इसके बाद है अनुच्छेद 245(2). 245(2) है में है राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन। राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन का मतलब है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। मतलब कोई ऐसी विधि बनाना जो भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर पर भी लागू होती हो। यह विधि सिर्फ संसद बना सकती है, राज्यों को इसका अधिकार नहीं है। अगर कोई भी भारतीय नागरिक है, वो विदेश में कहीं पर भी है और कहीं पर कोई अपराध करता है या उसकी संपत्ति है, तो उससे संबंधित कानून है वो भारत के राज्य क्षेत्र के, अगर वो बाहर भी रह रहा है वहां पर भी लागू होते हैं। ये हमारे जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता है, उसमें भी धाराएं इससे संबंधित बनाई गई है। तो संसद को भारतीय राज्य क्षेत्र के बाहर भी कानून बनाने की जो विधि है उसको लागू करने का अधिकार है। इसके बाद में आते हैं विषयों की दृष्टि से विधायी शक्तियां। विषयों की दृष्टि से यानी किन किन विषयों पर कौन कौन कानून बनाएगा, किन पर संसद बनाएगी, किन पर राज्य विधानमंडल बनाएगी यानी विधानसभा बनाएगी। तो इससे संबंधित प्रावधान है वो 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 248 में दी गई। अनुच्छेद 246 में तीनों सूचियों की चर्चा है, तीनों सूचियों की चर्चा की गई है। तीनों सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
इन पर मैंने आपको बता दिया कि संघ सूची में संसद बनाएगी, राज्य सूची में राज्य विधानमंडल बनाएगा, समवर्ती सूची में दोनों बनाएंगे। विरोधाभास होने पर संसद का कानून मान्य होगा। लेकिन अगर किसी राज्य ने राष्ट्रपति की अनुमति ले ली है किसी विधि पर, तो वो तब तक लागू रहेगी जब तक संसद उसके ऊपर कोई विरोध वाला विधि है वो पारित ना कर दे। अनुच्छेद 248 ये अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। अब अवशिष्ट शक्तियां मैंने आपको बताई है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित है, यानी कोई ऐसा विषय जो हाल फिलहाल किसी भी सूची में नहीं है और बाद में वो विषय उजागर होता है, तो उस पर संसद है वो कानून बना सकती है। और इसमें कोई ऐसा विषय जिस पर अभी वर्तमान में कर नहीं लगाया गया है, तो उस विषय पर कर लगाने की शक्ति भी संसद के पास होगी, ना कि राज्यों के पास। अवशिष्ट शक्ति में कर लगाने की शक्ति भी सम्मिलित है। और कर लगाने की शक्ति सबसे पहले कब प्रयोग की गई थी? 1994 में, जब अपने एलपीजी सुधार हो गए थे 1991 में। उसके बाद जो सर्विस टैक्स लगाया गया था, यानी सेवा कर, उससे संबंधित प्रावधान है वो संसद ने बनाए थे। और ये संपूर्ण कर है ये केंद्र सरकार को जाता था। तो अनुच्छेद 248 का प्रयोग करके सेवा कर है वो लगाया गया था। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 246 और 248 हो गए, जो अलग अलग विषयों का निर्धारण करते हैं कि किन विषयों पर कौन है वो कानून बना सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य अनुच्छेद हैं जो संसद और राज्य विधानसभाओं को अलग से कुछ कानून बनाने की शक्तियां हैं वो देते हैं। अन्य अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो राज्यों का किसी भी प्रकार से पुनर्गठन कर सकती है। नाम में, सीमाओं में बदलाव करके, किसी भाग को दूसरे राज्य में मिलाने के लिए, 2-3 राज्यों के भागों को मिला करके एक नए राज्य बनाने के लिए, इस प्रकार से राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 में संसद को यह शक्ति है कि वो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है वो बना सकती है। नागरिकता से संबंधित ये किसको दी गई है? संसद को दी गई है। अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 में संसद को यह शक्ति है कि वे सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान बना सकती है। सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान बना सकती है। अनुच्छेद 169 विधान परिषद, किसी राज्य में अगर विधान परिषद का निर्माण करना है, स्थापना करनी है, तो संसद अनुच्छेद 139 के अनुसार 69 के अनुसार कर सकती है। और अनुच्छेद 239 में अगर किसी यूटी है, संघ राज्य क्षेत्र है, उसमें मंत्री परिषद या विधान मंडल की स्थापना करती है विधानसभा, तो अनुच्छेद 239 के अनुसार संसद है ये कर सकती है। अनुच्छेद 247 में केंद्र की कार्यपालिका को, केंद्र की प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए ये अतिरिक्त न्यायालयों का गठन भी कर सकती है। अतिरिक्त न्यायालयों का गठन कर सकती है। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो संविधान शुरू होने के 15 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी को उसकी कार्यकारी भाषा के रूप में आगे कंटिन्यू कर सकती है, यानी राजभाषा से संबंधित कार्य है वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में करने के लिए कंटिन्यू कर सकती है, जो अभी तक करके रखा हुआ है। उसके बाद है अनुच्छेद 348, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा है जिसमें उसको कार्य करना है, उसमें किसी प्रकार का संशोधन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा में अगर परिवर्तन करना हो, ये सारी शक्तियां संविधान में अलग अलग अनुच्छेदों से संसद को दी गई है। जो विधायी संबंध बताए गए हैं केंद्र और राज्यों के, उनमें शक्तियां दी गई है। और उसके अलावा संविधान में इन अनुच्छेदों में संसद को इन मुद्दों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। लेकिन राज्यों को सिर्फ एक अनुच्छेद ऐसा है
जो केंद्र राज्य संबंधों के अलावा सिर्फ एक मामले में इनको शक्ति देता है, वो है अनुच्छेद 194, जिसमें राज्य विधानमंडल को ये शक्ति दी गई है कि वो अपने विधायकों के विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान बना सकती है। विधायकों के विशेषाधिकारों से संबंधित विधि है वो बना सकती है। तो ये है इनके विधायी संबंध। अब हम देख लेते हैं थोड़ी सूचियां कि जिनके ऊपर ये कानून बनाती है वो कैसे कैसे है, उनमें कितने विषय हैं। इसमें दी गई है ये दी गई है 7वीं अनुसूची में। कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जब हमारे संविधान लागू हुआ था उस समय संघ सूची में विषय थे 97। वर्तमान में कितने हो गए हैं? तो कितनी बार इसमें संशोधन हुआ है? 5 बार इसमें संशोधन हुआ है, 4 बार इसमें प्रविष्टियां जोड़ी गई है और 1 बार इसमें से प्रविष्टियां घटाई गई है। राज्य सूची में संविधान लागू होने के समय 66 विषय थे, वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। इसमें 2 बार संशोधन हुआ है, 1 बार 1 प्रविष्टि हटाई गई है और दूसरी बार 4 प्रविष्टियां हटाई गई थी। समवर्ती सूची में 47 थे शुरू में, वर्तमान में कितने हैं? 52 हैं। इसमें 3 बार संशोधन हुआ है, जिसमें 1 बार प्रविष्टि है वो जोड़ी गई है, कितनी? 5, और 2 बार संशोधन हुआ है, उसमें इनकी भाषा में परिवर्तन किया गया। लेकिन जो मूल प्रविष्टियां हैं वो अभी भी कितनी हैं? 97, 66 और 47 है। लेकिन प्रविष्टियों की संख्या के हिसाब से देखें, उनमें अलग अलग अगर उनको माने तो वर्तमान में 100 है, 61 है और 52 है। संघ सूची में 100 है, राज्य सूची में 61 है और समवर्ती सूची में 52 है। तो ये हो गई सूचियां। अब क्या है कि केंद्र सरकार को यानी संसद को 5 मामलों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मतलब अगर ये 5 मामले, अगर ये 5 प्रावधान, अगर ये 5 चीजें संसद के सामने आती है तो संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, उसको ये अधिकार मिल जाता है। राज्य सूची पर संसद द्वारा विधि बनाना। ये कौन कौन से 5 मामले हैं ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले है आपातकाल 352। 352 के आधार पर आपातकाल लगेगा तो उसको कानून बनाने की शक्ति है वो राज्य सूची पर भी मिल जाती है। संपूर्ण भारत के लिए संसद है वो कानून बनाएगी। राज्य सूची के विषय भी संसद के अंडर में आ जाते हैं टोटल। लेकिन उस समय ऐसा नहीं है कि संसद ने उस सूची में किसी विषय पर कानून बनाया है तो राज्य विधानमंडल को उस पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। उस विषय पर राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है, लेकिन वो उस विधि तक, उस सीमा तक शून्य होगा जिस सीमा तक वह संसद की विधि से विरोधाभास है। ठीक है। दूसरा है अगर अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, राष्ट्रपति शासन लग गया तो उस राज्य की जो संपूर्ण विधायी शक्तियां हैं वो संसद में निहित हो जाती है। सामान्यतया संसद क्या करती है, खुद इसके लिए विधि नहीं बनाती है, राष्ट्रपति समय समय पर निर्देश जारी करता है जो राज्यपाल के माध्यम से उसमें लागू करवाए जाते हैं। तो उस समय राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति है वो अपने निर्देश दे करके कानूनों का एक तरह से आदेश पारित करते हैं। तीसरा, जब भारत ने कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि की है, समझौता किया है, कोई करार किया है, किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कोई प्रतिज्ञा ली है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं, तो उनको लागू करने के लिए राज्य सूची में विषयों पर भी कानून बनाए जा सकते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौतों
के लिए। ठीक है। चौथा है कि अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों से ये संकल्प पारित कर दे कि इस विषय पर अभी ये प्रतीत हो रहा है, समीचीन हो गया है कि ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है और इस पर संसद द्वारा कानून बनाया जाना जरूरी है, तो संसद उस विषय पर कानून बनाएगी। यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से ये संकल्प पारित कर दे कि किसी विषय पर अभी संसद द्वारा कानून बनाया जाना उचित है, तो संसद उस पर क्या करेगी, कानून बनाएगी। लेकिन संसद को ये शक्ति सिर्फ 1 वर्ष के लिए मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा। अगर 1 वर्ष से ज्यादा इसको बढ़ाना है तो इसको राज्यसभा से दोबारा पारित करना पड़ेगा, और राज्यसभा इसको असंख्य बार पारित कर सकती है, लेकिन किसी भी समय इसकी अवधि है वो 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी। 1 वर्ष के बाद इसको दोबारा से संकल्प पारित करवाना पड़ेगा राज्यसभा से। अगर राज्यसभा इसका संकल्प पारित नहीं करती है तो 1 वर्ष की अवधि खत्म होते ही प्लस 6 महीने बाद ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से राज्यसभा है वो किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति दे सकती है, संकल्प पारित करके 2/3 बहुमत से, लेकिन किसी भी समय में ये 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा। अगर 1 वर्ष का समय खत्म हो जाता है तो उसके बाद 6 महीने के अंदर ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये हो गया चौथा। पांचवा है कि अगर 2 या अधिक राज्यसभा नहीं, इस बार 2 या अधिक राज्य ही आपस में मिल करके ये संकल्प पारित करवा दे अपने विधानमंडलों से कि हमें इस विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाना चाहिए, तो उस विषय पर संसद है वो कानून बना सकती है, और उस विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून है वो केवल उन्हीं राज्यों में लागू होगा जिन्होंने इसका संकल्प पारित करके संसद से निवेदन किया था। अगर कोई बाद में राज्य इस विधि को अपनाना चाहे तो वो उससे संबंधित संकल्प है वो अपने विधानमंडल में पारित कर देता है, तो वो विधि उस राज्य में भी लागू हो जाती है। लेकिन अगर बाद में उस विधि में संशोधन करना है या उसको निरसित करना है तो फिर प्रक्रिया अलग है, सिर्फ संसद ही उसको संशोधित या निरसित कर सकती है। राज्यों के विधानमंडलों के पास उस विषय के संबंध में कोई शक्ति नहीं रह जाती है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि इन 5 चीजों में राज्य सूची पर संसद है वो कानून बना सकती है। आपातकाल 352, अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को पूर्ण करने के लिए राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्तावित संकल्प, और 2 या 2 से अधिक राज्यों से अगर संकल्प पारित हो तब। 1 राज्य से नहीं होगा, 2 राज्य हमें कम से कम यहाँ चाहिए। तो ये हो गया राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून का निर्माण करना। अब हम देखते हैं कि राज्य विधायिका पर केंद्र है वो किस प्रकार से नियंत्रण रखता है। सूचियां तो अलग अलग दे दी गई है, लेकिन फिर भी देश की एकता और अखंडता के लिए, विशेष परिस्थितियों के लिए कुछ केंद्र को राज्य को निर्देश देने की शक्ति दी गई है। तो उसमें ये किस प्रकार से नियंत्रण रखता है। राज्य सबसे पहले अनुच्छेद 200 और 201 के तहत इसमें क्या है, इसमें है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। अगर राज्यपाल हर बार ये करे कि जो भी विधेयक पारित हो रहा है उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए रख रहा है, राष्ट्रपति उस पर अनावश्यक रूप से विलंब कर रहे हैं या उसको पास नहीं कर रहे हैं, अपने पास जे बी बीटों से रख ले रहे हैं, तो ये इससे क्या होता है कि राज्य की विधेयक पास करवाने की शक्ति है वो कम हो जाती है। कुछ विधेयक ऐसे हैं जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, प्रेसिडेंट की पूर्व सहमति।
जैसे अगर कोई अंतर्राज्यीय व्यापार में उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है कोई विधेयक, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति मिलना जरूरी है। अगर राष्ट्रपति उस पर पूर्व सहमति नहीं देता है तो वो विधेयक है वो विधानसभा में रखा ही नहीं जाएगा। तो ये एक प्रकार से विधायी नियंत्रण है केंद्र का राज्यों के ऊपर। अगर अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य या राज्यों को यह निर्देश दे सकता है कि उन राज्य के विधानमंडलों में जो भी वित्त विधेयक या धन विधेयक आएंगे उन्हें आवश्यक रूप से मेरे लिए आरक्षित रखा जाए। इस निर्देश का राज्यपाल पालन करेगा और उस राज्य के सभी वित्त विधेयक और धन विधेयक हैं जो राज्य की निर्माण योजनाओं या खर्चों के लिए जरूरी है, वो सभी राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे जाएंगे और उन पर विलंब होगा और हो सकता है राष्ट्रपति अपनी अनुमति उस पर ना दे। तो इन तीन चीजों में केंद्र है वो विधायी मामलों में राज्यों के ऊपर नियंत्रण रखता है और उन्हें निर्देश देता है। अब देखते हैं कि अगर केंद्र और राज्य की विधियों में किसी प्रकार का विरोध हो जाए तो क्या होगा। केंद्र और राज्यों की विधियों में विरोध, कि अगर केंद्र ने कोई विधि बनाई है और राज्य ने कोई विधि बनाई है और उनमें किसी प्रकार का विरोध है, टकराव है, दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं, किसी के राज्य क्षेत्र का उल्लंघन किया है, तो उसमें किस प्रकार से न्यायपालिका है वो एक रास्ता निकालेगी या किस प्रकार से संविधान में उसका उपबंध दिए गए। तो विरोध है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक होता है शक्ति बाह्यता, यानी किसी ने अपनी जो शक्ति है उससे बाहर जाकर कोई विधि बनाई है। जैसे राज्य सूची में कोई विषय है ही नहीं लेकिन राज्य ने उस पर कानून बना दिया है तो वो सिरे से खारिज हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। लेकिन दूसरा होता है कि किसी एक हिस्से में टकराव हो, दोनों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने उपबंधों के अनुसार विधि बनाई है लेकिन उसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो एक दूसरे से विरोधाभासी हैं, टकराव पैदा करते हैं। कुछ हिस्से में टकराव, तो ये टकराव तीन प्रकार से हो सकते हैं। पहला टकराव तो ये हो सकता है कि अगर संसद और राज्य विधानमंडल ने कोई विधि बनाई है उसमें किसी कृत्य को यानी किसी काम को राज्य तो क्या करते हैं अपराध घोषित कर देता है लेकिन संसद उसको अधिकार घोषित करती है, तो ये दोनों एकदम विपरीत हो गए। इन मामलों पर क्या होगा, टकराव होगा। दूसरा कि विषय सही है, विषय वस्तु सही है, दोनों की एक जैसी है लेकिन कुछ प्रावधान है जो एक दूसरे के विपरीत है। जैसे कोई मान लो बलात्कार के ऊपर संसद और राज्यों में कोई कानून बनाया गया जिसमें राज्य तो कहते हैं कि इसमें अधिकतम 7 साल की सजा होगी और संसद कहती है कि इसमें न्यूनतम 10 साल की सजा होगी। अब राज्य अधिकतम 7 साल बता रहा है, संसद न्यूनतम 10 साल बता रही है, तो इनकी ये जो विषय वस्तु एक होते हुए भी कुछ प्रावधान में टकराव हो गया, तो इस मामले में क्या होगा ये भी हम देखेंगे। और तीसरा कि संसद ने कोई कानून बनाया और संसद ने बताया कि ये जो कानून है ये संपूर्ण है, निषेधकारी है, लेकिन बाद में राज्य उसी विषय वस्तु पर कोई अलग से कानून बनाते हैं तो उसमें संसद का कानून मान्य होगा, राज्य का कानून है वो रद्द हो जाएगा। ठीक है। अब इससे संबंधित प्रावधान है वो अनुच्छेद 254 में दिए गए हैं। ये अगर ऐसे कोई विषय है जो समवर्ती सूची का ही विषय होगा ये, तो अगर राज्यों ने प्रेसिडेंट से अनुमति ले ली है उस पर तो वो कानून क्या रहेगा, लागू रहेगा। लेकिन अगर बाद में संसद उसके विरोध में कोई विधि पारित कर देती है तो राज्यों वाला जो पूर्व में कानून बनाया गया था वो क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ये है अगर विरोधाभास की स्थिति होती है। लेकिन जो रद्द है वो उसी सीमा तक होगा जिस सीमा तक वह संसद के कानून का
उल्लंघन करता है। तो ये था केंद्र और राज्यों का विधायी संबंध। अब हम देखते हैं केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध। जो अनुच्छेद 256 से 263 में दिए गए। सामान्य काल में प्रशासनिक संबंध। सामान्य काल में प्रशासनिक संबंध है वो कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा वैसे ही करता है जैसे विधायी शक्तियां इनको दी गई है। यानी संघ सूची के विषयों पर कार्यकारी शक्तियां हैं, प्रशासन का जो किसके हाथ में होगा? केंद्र के हाथ में होगा। राज्य सूची के विषयों पर प्रशासन है वो राज्यों के हाथ में होगा। समवर्ती सूची में विधायी तो ज्यादा प्रभाव किसका होता है? केंद्र का होता है, लेकिन बाद में प्रशासन है वो राज्यों को ही सौंप दिया जाता है सामान्यतः। लेकिन अगर किसी राज्य को ये प्रशासन नहीं सौंपना है तो केंद्र सरकार अलग से उपबंध करके उसको केंद्र के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनको सौंप सकती है। तो ये हो गया सामान्य काल में। इसके अलावा क्या है? केंद्र सरकार है वो जो राज्य की कार्यपालिका है उसको कुछ निर्देश दे सकती है। मतलब राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति। भजन सुने क्या था? नहीं, भजन सुने तो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो गया यार। ये अब जोर बोले भगवान ने प्राप्त करने की कोशिश करी जान लाग रही है तो कोई कौन रोक सके। तो राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति अनुच्छेद 365 इससे संबंधित है। अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि अगर केंद्र है वो राज्यों को कोई निर्देश देता है और राज्य को उन निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है या जानबूझ करके उन निर्देशों को पालन नहीं करता है तो ये माना जाता है कि उस क्षेत्र में संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया है और वहां पर राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता है। इस कारण से सभी राज्य डरते हैं और वो केंद्र के निर्देशों का पालन करते हैं। अनुच्छेद 365 में क्या हो गया कि केंद्र के निर्देशों का पालन राज्यों को करना है। अगर राज्य नहीं करेंगे तो वहां पर अगर राज्य असफल रहते हैं तो अनुच्छेद 356 है वो लगा करके राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 257 क्या कहता है? अनुच्छेद 257 ये कहता है कि राज्यों को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि उसके अंदर 3 चीजें हैं। संसद की विधियां हैं उनका पालन करने में कोई अड़चन ना हो। संसद की विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो। ये नहीं है कि संसद ने कोई विधि बना दी और राज्य कह रहा है कोई बात नहीं पड़ी रहने दो, हम अपने हिसाब से कार्य करेंगे। नहीं, संसद की विधियों का अनुपालन उसमें सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दूसरा है कि अगर केंद्र की कार्यपालिका वहां पर कोई कार्य करने आ रही है तो वहां पर उसको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, अड़चन नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो सीबीआई आ रही है तो राज्यों की जो पुलिस है, जो एजेंसी है, उसको सीबीआई का सहयोग करना जरूरी है। अगर ये करने से मना किया जाता है तो इसका मतलब वहां पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। तीसरा, रेल से संबंधित संरक्षण में राज्यों को निर्देश दिया जाता है। चौथा, जो हमारे डिफेंस है, रक्षा से संबंधित संचार उपकरण है, उनके रख रखाव से संबंधित भी राज्यों को निर्देश दिया जाता है। और इसके कारण अगर राज्य सरकारों पर अतिरिक्त भार पड़ता है वित्तीय रूप से तो उस अतिरिक्त वित्तीय भार को केंद्र सरकार वहन करती है दोनों आपसी बातचीत से। और अगर बातचीत नहीं सफल होती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो किसी मध्यस्थ की नियुक्ति करते हैं ताकि दोनों में इस वित्तीय खर्च को
जो भी है आपसी बातचीत से डिसाइड किया जा सके। तो ये है अनुच्छेद 257। जो विधियां हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए राज्यों में। केंद्र की कार्यपालिका है उसके किसी भी कार्य में अड़चन नहीं होनी चाहिए। रेलों का संरक्षण दे सकती है और जो संचार के उपकरण हैं उनकी देख रेख रख रखाव का जिम्मा भी राज्यों को दिया जा सकता है। अब है अनुच्छेद 339 2। अगर राज्य के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में, राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए कोई विशेष योजना के लिए राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है। और 350, अगर किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय है तो उनको अल्पसंख्यक प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में उपलब्ध करवाई जाएगी, मातृभाषा में उपलब्ध होगी। ये केंद्र सरकार है वो राज्यों को कुछ निर्देश देती है। इसके अलावा है कृत्यों का आदान प्रदान। कृत्य यानी कार्य, कृत्यों का आदान प्रदान यानी कोई कार्य है वो राज्य सरकार की कार्यपालिका है, राज्य कार्यपालिका वो केंद्र की कार्यपालिका को सौंप सकती है, केंद्र की कार्यपालिका है वो राज्य की कार्यपालिका को सौंप सकती है। ये किस प्रकार से होता है? ये 3 प्रकार से होता है कि अगर प्रेसिडेंट राज्यों की सहमति से केंद्र का कोई कार्य है वो राज्यों को सौंप सकता है, केंद्र का कोई कार्य है वो राज्यों को सौंपा जा सकता है। उनकी नियुक्ति है वो केंद्र के कार्यों को करने के लिए की जा सकती है, राज्यों के अधिकारियों की नियुक्ति। दूसरा, संसद। संसद यही कार्य राज्यों को सौंप सकती है, लेकिन इसके लिए उसको राज्यों की सहमति जरूरत नहीं है, राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं। तीसरा, कि अगर राज्य राष्ट्रपति से अनुरोध करके अपने कार्य है वो केंद्र को सौंप सकते हैं और केंद्र की अनुमति इसमें आवश्यक है। तो इस प्रकार से कृत्यों का आदान प्रदान हो सकता है। इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है कि कोई एक राज्य है ना, एक राज्य वो भी अपना कोई कृत्य है वो केंद्र को सौंप सकता है। लेकिन विधायी संबंधों में देखें तो अपने कोई विधि बनाने का विषय है, शक्ति है, उसके लिए 2 राज्यों का होना जरूरी था कि अगर 2 राज्य कोई संकल्प पारित करेंगे तभी उस पर संसद है वो विधि बना सकती है। लेकिन इसमें कोई अगर एक राज्य अपनी कोई कार्यकारी शक्ति है या अपना कोई कार्य है वो केंद्र सरकार को सौंपना चाहे तो सौंप सकता है, इसके लिए 2 राज्यों की जरूरत नहीं है। इसके अलावा है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। अखिल भारतीय सेवाएं ये कौन सी है? ये है IAS, IPS, IAFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को कब बनाया गया? 1966 में। अगर राज्यसभा ये संकल्प पारित करे कि किसी एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाना चाहिए तो संसद उस पर अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। शुरू में IAS, IPS 2 ही अखिल भारतीय सेवाएं थी। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है? अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं होती है जिनका चयन प्रक्रिया और प्रशिक्षण है ये किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र के द्वारा। लेकिन वो कार्य कहाँ करते हैं? कार्य करते हैं केंद्र प्लस राज्य दोनों में, केंद्र और राज्य दोनों में इनकी नियुक्तियां होती हैं। और जो प्राथमिक नियंत्रण है वो केंद्र के हाथों में रहता है, लेकिन तात्कालिक नियंत्रण है वो राज्यों के हाथ में रहता है। प्राथमिक नियंत्रण यानी अगर कोई IAS, IPS किसी राज्य में DM है, SP है, तो उस पर अगर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी है तो वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। लेकिन अगर उसका स्थानांतरण वगैरह किया जाना है राज्य के अंदर तो वो राज्य सरकार करती है। तो इस प्रकार से क्या है, जो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी होते हैं वो राज्य सरकार से क्या होते हैं? थोड़े मुक्त होते हैं, उन पर दबाव नहीं होता है। ऐसा किस लिए किया जाता है? ऐसा क्षेत्रवाद और अलगाववाद को कम करने के लिए किया जाता है।
क्षेत्रवाद अलगाववाद को कम करने के लिए मतलब कि मान लो पंजाब है जहाँ पर बार बार खालिस्तान की मांग उठती रहती है, खालिस्तानी समूह है वो बार बार अपनी मांग उठाते हैं। अगर वहां पर नीचे का जो पुलिस बल है वो किसका होता है, पंजाब पुलिस, लेकिन जो वहां पर एसपी होते हैं, डीजीपी होते हैं, वो कौन होते हैं, वो आईपीएस होते हैं, जिनकी नियुक्ति और प्रशिक्षण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और वो ये कंसीडर करती है केंद्र सरकार कि वहां पर सिख कम्युनिटी के आईएएस आईपीएस हैं वो कम से कम हो। वहां पर लगभग 10 से 20% आपको पंजाब के लोकल मिलेंगे, 80% है वो कहाँ से मिलेंगे, कोई साउथ का मिलेगा, कोई यूपी का मिलेगा, कोई आसाम का मिलेगा, दूसरे स्टेट का मिलेगा, ताकि अगर वहां पर कोई क्षेत्रवाद अलगाववाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो, कोई प्लानिंग बनाए, ऐसे वहां का प्रशासन ही मिलकर प्लानिंग बनाए, तो दूसरे स्टेट का जो सबसे उच्च अधिकारी होगा वो उस चीज को कंट्रोल कर लेगा और ऐसी स्थितियां हैं वो पैदा नहीं होगी और देश की एकता और अखंडता है वो सुनिश्चित रहेगी। इसके कारण अखिल भारतीय सेवाएं हैं इनका सृजन किया गया। इसके अलावा कुछ अन्य संवैधानिक प्रावधान भी हैं। एक हो गया राज्यपाल की, राज्यपाल किसी भी विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है। दूसरा हो गया स्टेट पीएससी, जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, मैंने आपको बताया था राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन अगर उनको हटाना है तो किसके द्वारा हटाया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो इन चीजों पर राज्य का अधिकार नहीं है, कार्यपालिका पे है। दूसरा, अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। लेकिन अगर वही उनको हटाना है तो राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई दो स्टेट ये मांग करें कि हमारा जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है तो उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, उसके सदस्यों की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा संविधान से अलग भी कुछ प्रावधान हैं, संविधानेतर प्रावधान जिनको हम बोलते हैं, जिनमें कुछ मुख्य आयोग हैं, जैसे नीति आयोग हो गए, राष्ट्रीय एकता परिषद हो गई, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गई। इनमें अध्यक्ष कौन होते हैं, इनमें अध्यक्षता है वो केंद्र के द्वारा की जाती है और सदस्यता यानी सदस्यता कौन होते हैं, वो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे जीएसटी परिषद हो गई एक तरह से, ये है तो संवैधानिक निकाय है, लेकिन इसी प्रकार से जो एकता परिषद विकास परिषद उसमें अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि आपातकाल में कार्यकारी शक्तियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपातकाल अनुच्छेद 352 के अनुसार लग गया है तो सारी कार्यकारी शक्तियां हैं वो संसद के पास यानी केंद्र सरकार के पास आ जाएगी, केंद्र सरकार के पास आ जाएगी, राष्ट्रपति के हाथों में आ जाएगी। और ये शक्ति है ये असीम है, इस पर किसी प्रकार की सीमा नहीं है। 356 लग गया तब राष्ट्रपति के पास आ जाएगी, और 360 लग गया यानी वित्तीय आपातकाल लग गया तो राष्ट्रपति राज्यपाल को कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती का निर्देश दे सकता है, और हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्तों में भी कटौती की जा सकती है। तो ये हो गया राज्य और केंद्र के मध्य प्रशासनिक संबंध। अब जो सबसे कठिन कड़ी आती है केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध, वो समझने की हम कोशिश करेंगे। ज़्यादा जोर तो डालेंगे नहीं, मोटी मोटी बातें वो समझते हैं। केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंध कहाँ दिए गए हैं, भाग 12 में दिए गए हैं। कितने अनुच्छेद से दिए गए हैं, अनुच्छेद 268 से 293 में दिए गए हैं। वित्तीय संबंधों का मतलब क्या है, वित्तीय संबंधों का मतलब है कि कोई जो केंद्र है या राज्य है वो कर का, राजस्व का क्या करेंगे, संग्रहण किस प्रकार से करेंगे, वसूली कैसे करेंगे और उनको व्यय कैसे करेंगे, व्यय करने का अधिकार कितना होगा, केंद्र को जो टैक्स जा रहा है वो राज्यों में किस प्रकार से बंटेगा, कौन से राज्यों को कितना मिलेगा, कौन डिसाइड करेगा। ये सब चीजें किस में आती है, ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में आती है,
जो संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 268 से लेकर 293 के बीच में दिए गए हैं। तो वही है जो सूचियों से डिसाइड किया गया है। संघ सूची के कर किसको जाएंगे? केंद्र को। राज्य सूची के राज्य को। और समवर्ती सूची में कोई भी कर है वो नहीं रखा गया है। लेकिन संघ सूची में केंद्र जो कर एकत्रित करता है उनका कुछ भाग किसको दिया जाता है? राज्यों को दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? वित्त आयोग की सिफारिश पर। वित्त आयोग की स्थापना कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो राज्यों के पास जो राज्य सूची में विषय है उस पर कर को कलेक्ट करने की शक्ति है और उसको व्यय करने की शक्ति है, वो राज्यों की संचित निधि में जाता है। संघ सूची के जो विषय हैं उन पर कर वसूलने की शक्ति केंद्र को है, उसका कुछ हिस्सा राज्यों को जाता है, कुछ केंद्र के पास रहता है। वित्त आयोग की अनुशंसा पर ये सब चीजें होती है और वित्त आयोग का गठन है वो राष्ट्रपति के आदेश से किया जाता है। तो ये हो गए वित्तीय समूह। अब हम देखते हैं कि संघ सूची राज्य सूची में कौन कौन से टैक्स आते हैं नॉर्मली। संघ सूची में आता है दोस्तों आयकर, जहां से सबसे ज्यादा आय होती है। इसमें से कृषि आयकर नहीं होता है। कृषि आयकर किसके सौंपा गया है? राज्य सूची। इसके बाद आता है कॉरपोरेट टैक्स। इसके बाद आता है कस्टम ड्यूटी। इसके बाद जीएसटी आता है। राज्य सूची में देखें, राज्य सूची में आएगा कृषि आय कर, भूमि राजस्व कर, बिजली कर, शराब उत्पादन पर कर। राज्य सरकारों को सबसे ज्यादा पैसा है वो शराब उत्पादन कर पर ही मिलता है। वाहन कर। ये हैं कुछ राज्य सूची के विषय। इनसे और भी ज्यादा विषय हैं, वो सारे याद करने की जरूरत है नहीं। याद करना है तो आप आराम से इंटरनेट पर ढूंढ के देख सकते हो। समवर्ती सूची में किसी भी प्रकार के कर को नहीं रखा गया। अब है कि करों का वितरण किस प्रकार से होगा। करों का वितरण ये हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 268 से 272 के बीच। 268 में बताया गया है कि कुछ करों का केंद्र वसूलेगा, लेकिन वो मिलेंगे किसको? राज्यों को दिया जाएगा। जैसे स्टैंप ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल प्रिपरेशन। एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल प्रिपरेशन। 269 में क्या दिया गया है? इंटर स्टेट ट्रेड टैक्स। ये आईजीएसटी है वर्तमान समय में जो केंद्र वसूलता है और राज्यों को दिया जाता है। 270 आयकर और जीएसटी का बंटवारा। केंद्र वसूलेगा और फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों में बंटवारा करेगा। 271 अधिभार या सरचार्ज। आयकर और कॉरपोरेट टैक्स पर केंद्र सरकार है वो सरचार्ज लगा सकती है और ये पूरा का पूरा केंद्र सरकार को जाएगा। 272 को 80वें संशोधन से हटा दिया गया है। 80वें संशोधन 2000 से हटाया गया। तो ये है केंद्र करों का वितरण। अब चले गया कर। इसमें भी क्या है कि राज्यों की आय है वो बहुत कम होती है। जो राज्य सूची के कर हैं वो बहुत कम राशि के होते हैं और ये जो संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं इनसे जो राज्यों को अंश मिलता है वित्त आयोग की सिफारिश पर, वो भी राज्यों की वित्तीय स्थिरता को ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। पूरी तरह से वो किस पर रहते हैं? केंद्र पर निर्भर रहते हैं। इसके लिए कुछ अनुदानों की व्यवस्था की गई।
अनुदान ये 275 से 282 के बीच में दिए गए हैं और 3 प्रकार के अनुदान हैं। पहला अनुदान होता है विधिक अनुदान, दूसरा है विवेकाधीन अनुदान और तीसरा है अन्य अनुदान। विधिक अनुदान को देखते हैं हम सबसे पहले। अनुच्छेद 275 एक है जिसमें यह कहा गया है कि केंद्र द्वारा कुछ राज्यों को जो वो निर्धारित करे उस पर अनुदान दिया जाएगा और ये भारत की संचित निधि पर भारित होगा। भारित होने का मतलब इस पर चर्चा नहीं होगी, केवल मतदान होगा और ये कुछ ही राज्यों को दिया जाएगा, सभी राज्यों को नहीं दिया जाएगा। यानी केंद्र द्वारा कुछ राज्यों को अनुदान जो भारत की संचित निधि पर भारित होगा। ये दिया गया है 275 एक में, जिसको हम विधिक अनुदान बोलते हैं क्योंकि ये विधि में हिसाब से इसको दिया जाएगा। दूसरा है विवेकाधीन अनुदान। अनुच्छेद 282 विवेकाधीन यानी ये विवेक पर निर्भर करता है। किसके विवेक पर? ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों दे सकती है। किन विषयों पर दे सकती है? किसी भी विषय पर दे सकती है जो उनकी सूची में नहीं है, उस विषय पर भी दे सकती है। कैसे दे सकती है कि अगर केंद्र की कोई योजना है या राज्यों में कोई संकट आ गया है तो उस राज्य को केंद्र सरकार है वो अनुदान अपने विवेक से देती है। अगर मान लो हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आ गई तो राजस्थान राज्य की जो सरकार है वो चाहे तो हिमाचल प्रदेश को अनुदान दे सकती है, कुछ राशि है वो दे सकती है जो उसका विषय नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे राज्यों को भी दिया जा सकता है और केंद्र सरकार राज्यों को ये देती है। और जो सबसे बड़ा हिस्सा है केंद्र प्रायोजित योजनाओं का, उसमें सबसे ज्यादा अनुदान है वो विवेकाधीन अनुदान ही दिया जाता है। जैसे मनरेगा हो गया, राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन हो गया, पल्स पोलियो अभियान हो गया। तो यहाँ पर क्या है, केंद्र सरकार है वो सीधे सीधे राज्यों को अनुदान देती है। अब हम देखते हैं थोड़ा जीएसटी को, शॉर्ट में देखेंगे। जीएसटी में क्या है कि केंद्र और राज्य दोनों को एक साथ कर वसूलने और संग्रहित करने की शक्ति दी गई है। एक मिनट 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। 101वां संविधान संशोधन 2016 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ। इसके अंदर जीएसटी परिषद की स्थापना की गई जो एक क्या है, संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक क्यों है? क्योंकि इसकी स्थापना है वो 279A अनुच्छेद के अनुसार की गई। इसमें सभापति कौन होते हैं? सभापति जैसे मैंने बताया था कि कोई भी परिषद है, एकता परिषद होगी, विकास परिषद, उसमें केंद्र का प्रतिनिधि हुआ तो इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री। सदस्य कौन होंगे? राज्यों के वित्त मंत्री या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति हो जाएगा। गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए इसकी बैठकों के लिए? गणपूर्ति होनी चाहिए 50% से ज्यादा। निर्णय कैसे लिए जाएंगे? निर्णय लिए जाएंगे 2/3 बहुमत से या सर्वसम्मति से, लेकिन इसमें केंद्र का मत होगा वो 1/3 होगा और राज्य का मत है वो 2/3 होगा। और बहुमत है वो 2/3 नहीं 3/4 बहुमत से, सॉरी 3/4 बहुमत। 75% के बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी तक सारे निर्णय हैं वो सर्वसम्मति से लिए गए हैं, किसी प्रकार की बहुमत की या वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये हो गई अपनी जीएसटी परिषद।
अब देखते हैं कि आपातकाल में वित्तीय संबंध किस प्रकार से रहते हैं। आपातकाल में वित्तीय संबंध, आपातकाल कब लगेगा? 352 में, अनुच्छेद 354 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वो अनुच्छेद 268 से लेकर 279 में जो बंटवारों से संबंधित है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है, जो कब तक लागू होंगे? जब आपातकाल समाप्त हुआ है उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक वो लागू होंगे। 356 लग गया है राष्ट्रपति शासन, तो सब कुछ किसके पास आ जाएगा? राष्ट्रपति के पास आ ही जाता है। 360 वित्तीय आपातकाल लग गया है, तो वही कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों में कटौती की जा सकती है, और जितने भी वित्त विधेयक, धन विधेयक हैं वो राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे जाएंगे। तो ये है आपातकाल में वित्तीय संबंध। अब ये जो केंद्र राज्य संबंध है इसमें कुछ तनाव के कारण है, राज्यों को काफी परेशानी होती है कि उनको प्राय स्वायत्तता नहीं है, उनकी वित्तीय निर्भरता है वो पूर्ण रूप से केंद्र के ऊपर निर्भर है। तो इसके कुछ पॉइंट है वो हम लिख लेते हैं। संबंधों में तनाव के कारण सबसे पहले आते हैं हमारे महामहिम राज्यपाल की नियुक्ति और भूमिका। नियुक्ति किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, कोई ज्यादा फिक्स कार्यकाल नहीं है और इसको जब चाहे तब हटाया जा सकता है। अब ये राज्य का तो संवैधानिक प्रमुख होता है लेकिन केंद्र सरकार का एजेंट होता है जो राज्यों पर नियंत्रण रखता है, उनके विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है और ये राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 लगाने की सिफारिश भी कर सकता है। तो कई बार इसका दुरुपयोग हुआ है। तो एक तो राज्यपाल की नियुक्ति और इसकी भूमिका है, ये मुख्य कारण है तनाव का। दूसरा हो गया अनुच्छेद 356 का प्रयोग। इसका दुरुपयोग बार बार अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए हुआ है। 90 के दशक में हमने देखा कि बार बार राज्यों में सरकारें थी, उनको बहुमत होने के कारण भी भंग किया जा रहा था, राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा था। तो इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा है राज्यों की वित्तीय निर्भरता, जो पूर्ण रूप से किसके ऊपर है? केंद्र सरकार पर निर्भर है। योजना आयोग, नीति आयोग है। पहले योजना आयोग था जिसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं थी, अब क्या हो गया है? नीति आयोग है जिसमें राज्यों की भूमिका तो है लेकिन ये एक सलाहकारी निकाय है, इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है, तो कोई ज़्यादा राज्यों को महत्व नहीं मिलता है। ऑल इंडिया सर्विसेज का हमने देखा कि ये राज्य का नियंत्रण है, उन पर कम होता है, सिर्फ तात्कालिक नियंत्रण होता है, तो कुछ राज्य इसका विरोध करते हैं। राज्य सूची के विषयों में दखल, राज्य सूची के विषयों में संसद की दखल होती है, इसके कारण तनाव पैदा होते हैं। कुछ विधेयकों पर जो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए राज्यों को, उसके कारण भी तनाव होता है। कुछ विधेयकों पर प्रेसिडेंट की पूर्व सहमति चाहिए। इसके अलावा वित्तीय आवंटन में भेदभाव किया जाता है कि जिन राज्यों में सरकार है वो अगर केंद्र सरकार में जो दल है उसी दल की है, उनको वित्तीय आवंटन ज़्यादा किया जाता है, दूसरे राज्यों को कम किया जाता है, जिससे विकास में वो पिछड़ जाते हैं। संचार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो केंद्र के अंतर्गत आते हैं, तो इनका दुरुपयोग किया जाता है। तो ये कुछ क्या है? तनाव के कारण है दुरुपयोग। अब इन सब तनावों को दूर करने के लिए बहुत से आयोग गठित किए गए, उन्होंने बहुत सारी सिफारिशें दी। उनको सिफारिशों को तो हमें अलग अलग पढ़ना, क्योंकि ये 4-5 आयोग है, याद करना कोई ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन ये आयोग कब गठित किए गए, इनका अध्यक्ष कौन था, ये हमें याद रखना जरूरी है। तो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले
प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में गठित किया गया। मोरारजी देसाई को इनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1967 में मोरारजी देसाई थे, ये बन गए उप प्रधानमंत्री। तो फिर इसका अध्यक्ष है वो के हनुमंथैया को बनाया गया। ये हमें याद रखना है। इन सभी आयोगों ने लगभग यही सिफारिश दी थी कि राज्यपाल है उसकी स्थिति को ठीक किया जाए, उसका कार्यकाल निश्चित किया जाए, उसकी नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ली जाए। ये सारी चीजें इन सभी आयोगों ने दी थी। इसके बाद एक राजमन्नार समिति बनी थी। ये तमिलनाडु सरकार ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1969 में। और पी.वी. राजमन्नार इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद सरकारिया आयोग आया। सरकारिया आयोग 1983 में बनाया गया था। श्री रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में। इन्होंने 247 सिफारिशें दी थी, जिनको याद करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया। ये 2000 में बनाया गया था। श्री M.N. वेंकटचलैया इसके अध्यक्ष थे। और पुंछी आयोग बनाया गया 2007 में। श्री मदन मोहन पुंछी इसके अध्यक्ष थे। तो ये आयोग थे और ये था केंद्र राज्य संबंध। तो ज़्यादा डीप में तो नहीं पढ़ाए हमने, मोटा मोटी जो परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है इसमें और ज़्यादा डीप क्वेश्चन आए, लेकिन उतनी समझ हमें जब बुक पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तभी विकसित हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, जिससे हम केंद्र राज्य संबंधों को समझते क्या है छोड़ ही देते थे पढ़ने के लिए, तो वो छोड़ना नहीं पड़ेगा, हम उनकी रीडिंग मार सकते हैं। अपने सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और थोड़ी सालों के कारण तकलीफ होने के कारण हो सकता है कोई थोड़ी इधर उधर हो गई। तो मिलते हैं हम कल या नेक्स्ट लेक्चर में, कल या परसों जरूर। ठीक है, चलते हैं।